हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है सीजीपीएससी मेंस में ऑप्टिक्स, जो हमारा जो चैप्टर था प्रकाशिकी, उसका ये अंतिम टॉपिक है, अंतिम सेक्शन है ये, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। इसका मतलब ये है, एफ का अर्थात है फोकस दूरी, आर है वक्रता त्रिज्या, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, इस संबंध को हमें व्युत्पन्न करना है। तो इसकी व्युत्पत्ति हम कैसे करेंगे? इसकी व्युत्पत्ति होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से हमने अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण के मध्य से इस तरीके से हमने मुख्य अक्ष खींच दिया। अब हम इस बात को जानते हैं, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। मान लेते हैं किसी जगह पर, सपोज हो सकता है इस तरफ किसी भी बिंदु पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु से प्रकाश की किरण जो बाहर निकलती है, एक प्रकाश की किरण हम लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? यह किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जिस बिंदु पर आपतन हुआ उस बिंदु पर एक अभिलंब खींचना पड़ता है। अभिलंब कहाँ से जुड़ता है? अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से जुड़ता है। क्योंकि इसके बारे में हमने अपने पूर्व की कक्षाओं में देख लिया है। सो वक्रता केंद्र को इस आपतन बिंदु से हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। अब हम इन सब को नेम देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इन सब का। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ये ध्रुव है हमारा P। मान लेते हैं कोई वस्तु है XY। अब यहाँ XY से Y से किरण निकलती है और बिंदु A पर आपतित होती है। बिंदु A पर आपतित किरण परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से परावर्तित होकर जाएगी। और हमने वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु से जोड़ दिया, तो यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज भी बन गया। इस चित्र को समझना आवश्यक है कि आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो कहलाता है आपतन कोण। ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो कहलाएगा हमारा परावर्तन कोण। और ये एक छोटा सा हमारे पास त्रिभुज निर्मित हो जाता है, त्रिभुज ACF के नाम से। हमें यह भी पता है P से लेकर F तक की दूरी फोकस दूरी है और P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है। इन्हीं के बीच में अपने को संबंध स्थापित करना है। ये संबंध कैसे स्थापित करेंगे? उपरोक्त चित्र से, उपरोक्त चित्रानुसार, इस चित्र के अनुसार हम बात करेंगे। आप इन सब चीजों को लिखेंगे कि Y से A आपतित किरण है, YA आपतित किरण, A से F की ओर परावर्तित किरण, इस तरीके से CA ये अभिलंब। अब इसका व्युत्पत्ति या इसको व्युत्पन्न हम कैसे करेंगे? तो ये व्युत्पत्ति इस तरीके से है, चित्र से एंगल YAC का मान एंगल CAF के बराबर होगा। आप देखिए YAC ये कोण I को बताता है और CAF ये कोण R को बताता है। अर्थात एंगल I का मान एंगल R के बराबर हुआ, समीकरण 1 लिए। और ये किसके कारण हुआ? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ये इस तरीके से ये हो गया। अब पुनः हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। चूंकि किरण YA XP जो मुख्य अक्ष जो है हमारे पास, इसके समानांतर है, इसलिए इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण से। पुनः लिखेंगे, चूंकि YA समानांतर है XP के, अतः एंगल YAC का मान एंगल ACF के बराबर हो गया। ये किसके कारण हुआ? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण के कारण ये और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। अब देखिए समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था I का मान R के बराबर है, और इसे हमने समीकरण 2 ले लिया। इनको यदि आप नाम देंगे, इसको हो सकता है हमने एंगल C दे दिया, छोटा सा नाम। यहाँ से अपने को मिला एंगल C का एंगल I का वैल्यू एंगल C के बराबर।
अब इन दोनों समीकरण को देखिए, प्रथम समीकरण बताता है कोण I कोण R के बराबर है और दूसरा समीकरण बताता है कोण I कोण C के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 को हम मिलाएं तो समीकरण 1 व 2 से एंगल R का मान एंगल C के बराबर हो गया और इसको हमने समीकरण 3 ले लिया। अब ये देखिए त्रिभुज ACF में, ये त्रिभुज की बात करें, ACF की बात करते हैं, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, एंगल R का मान एंगल C के बराबर हो, तो उस स्थिति में भुजा AF भुजा CF के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ACF में यदि एंगल C का मान एंगल R के बराबर है तो भुजा CF का मान भुजा AF के बराबर हो जाएगा। ये नियम को हम त्रिभुज वाले चैप्टर गणित में पढ़े हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण यदि आपस में बराबर होते हैं तो उन दोनों कोणों के सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। बस यही नियम हमने यहाँ लगाया। यदि ये दो कोण आपस में बराबर हैं उस त्रिभुज में, तो ये दो भुजा भी आपस में बराबर होंगे। इसको अलग से आप ऐसे समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये बिंदु A है, ये C है और ये F है। आप देखेंगे इसमें यदि ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर है, ये एंगल R है, ये एंगल C है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इन दोनों कोणों के सामने की भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। R के सामने की भुजा हो गई CF और C के सामने की भुजा हो गई AF, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। अब इसी बात का हम प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं कि चूंकि P से लेकर C तक जो वक्रता त्रिज्या है ये किसके बराबर है, PF प्लस CF के बराबर है। PC इज इक्वल टू PF प्लस CF के इक्वल है। अब देखिए PF प्लस CF को किसके बराबर लिख सकते हैं, AF के बराबर लिखा जा सकता है क्योंकि यह समीकरण अपने को बता दिया। तो इस PF को हमने लिख दिया AF, सॉरी PF, तो PF ही होगा, CF को हमने लिख दिया AF। ये CF का वैल्यू AF के बराबर है, ये AF के इक्वल हो गया, अर्थात PC का मान PF प्लस AF के बराबर है। अब देखिए इस चित्र में जब दृश्य क्षेत्र छोटा होगा, इसको कुछ इस तरीके समझेंगे, ये कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये वक्र रूप में है कुछ। यदि एपर्चर छोटा है, दृश्य क्षेत्र छोटा है, तो इसकी दूरी लगभग इस दूरी के बराबर होगी। ये बिंदु है हमारे पास F, ये है P और ये है A। तो देखेंगे एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होगा, मगर ये P से F तक की दूरी A से F तक की दूरी के लगभग समतुल्य होगी, 100% नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस AF को इस तरीके से मान लेते हैं, AF की दूरी को हमने ले लिया PF के बराबर, धन ये PF पहले से ही है, इज इक्वल टू कितना हो गया PC। चूंकि इसको हमने इसके समतुल्य लिया, और समतुल्य लेने का कारण आप क्या लिखेंगे कि छोटा दृश्य क्षेत्र होने के कारण P से F तक की दूरी और A से F तक की दूरी लगभग समान होगी। इसी के कारण ये AF को हमने PF के बराबर लिख लिया। अब AF और PF दोनों बराबर हो गया, तो ये PC का मान किसके बराबर हो गया, PF प्लस AF से बदल के हो गया PF प्लस PF हो गया 2PF और ये हो गया PC का मान होता है R के इक्वल, ये 2 हो गया और ये PF का मान होता है फोकस दूरी के बराबर। P से F तक फोकस दूरी है, P से C तक वक्रता त्रिज्या है, तो इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, हाफ होता है, 50% होता है। यही संबंध हमें स्थापित करना था। तो ये एक डेरिवेशन था छोटा सा, जो डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हुआ, मगर इससे संबंधित 2 और सूत्र हैं। क्योंकि उन दोनों सूत्रों की व्युत्पत्ति के बारे में तो सिलेबस में नहीं दिया गया है, मगर हम केवल सूत्र को पढ़ लेते हैं। वो दोनों बातें हैं, दर्पण का सूत्र है और एक है रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए क्या क्या है ये दोनों चीजें।
दर्पण का सूत्र मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? यदि हमें परिभाषा लिखने के लिए आ गया तो हम कैसे बात करेंगे इसको? हम इतनी चीजों में हमने एक बात को देखा, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, वस्तु को रखे हैं तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी वस्तु की दूरी है। इसी प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, वहां प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो हम सभी दूरी के बारे में तो पढ़ चुके थे, u, v, f, r, h1 और h2 ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी, f अर्थात फोकस दूरी, r वक्रता त्रिज्या, h1 वस्तु की ऊंचाई और h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो u, v और f के मध्य जो संबंध होता है यही संबंध दर्पण का सूत्र कहलाता है या मिरर फॉर्मूला कहलाता है। अर्थात वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी के मध्य जो गणितीय संबंध होता है वही गणितीय संबंध दर्पण का सूत्र कहलाता है। तो वो दर्पण का सूत्र क्या होगा? वो दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v। ये हमारे पास एक सूत्र हुआ। कई जगह 1/v + 1/u लिखा रहता है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये दर्पण का सूत्र हुआ पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है जो हमने अभी डिराइव किया, f = r/2 अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है। और तीसरा होता है रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन या लिनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं इसे, m। इस m का वैल्यू होता है h2/h1 और इसी का एक और दूसरा वैल्यू होता है -v/u। क्योंकि इनको अपने को अभी डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पढ़ना है। हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो। मगर इस रेखिक आवर्धन का सामान्य अर्थ क्या होता है? रेखिक आवर्धन का तात्पर्य है, हमने ये देखा कि कोई भी जो दर्पण होता है, दर्पण में जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, ये अवतल दर्पण है हमारे पास, इस तरीके से वस्तु हमने यहां रखा और हो सकता है प्रतिबिंब इधर बना। हम इस चीज को देख रहे हैं कि जब प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब का आकार इसकी तुलना में बड़ा बना। तो जब प्रतिबिंब का आकार इसकी तुलना में बड़ा बन रहा है तो कितना बड़ा बना, यही कितने टाइम्स, कितना गुना, ये जो वर्ड है इसी को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 में हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तब अपने को 6 मिला। अर्थात वस्तु की ऊंचाई का 3 गुना प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो ये जो 3 गुना जो शब्द है यह रैखिक आवर्धन को रिप्रेजेंट करता है। तो रैखिक आवर्धन का यह सामान्य अर्थ था। तो रैखिक आवर्धन या लिनियर मैग्निफिकेशन का अर्थ होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या ये इस बात को भी बताता है कि वस्तु कितना गुना होकर प्रतिबिंब बनता है। और इसी को हम -v/u के रूप में भी बात करते हैं। तो ये सूत्र के ऊपर हो गया। अब एक छोटी सी बात, एक छोटा सा चीज, पीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर आधारित। वो प्रश्न कुछ इस तरीके से था, वो लेंस के लिए था प्रश्न और उसी प्रश्न को मैं दर्पण के ऊपर कन्वर्ट करके बता रहा हूं। यदि किसी उत्तल लेंस या अवतल लेंस को क्षैतिज अक्ष पर 2 भागों में बराबर विभाजित कर दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी में क्या अंतर आएगा, ये प्रश्न था। इसी प्रश्न को हम बदल देते हैं कि यदि किसी अवतल दर्पण या किसी उत्तल दर्पण को क्षैतिजतः 2 बराबर भागों में बांट दिया गया तो उसकी फोकस दूरी में क्या अंतर आएगा, ये प्रश्न है। इसी सूत्र का प्रयोग होगा, इसी रिलेशन का हम उपयोग करेंगे। प्रश्न है कि यदि कोई एक दर्पण है, ये चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है हमारे पास। अब इसको बीच से 2 भागों में बांट दिया गया, ये इस तरीके से बीच से 2 भागों में इसको हमने क्या कर दिया, बराबर बांट दिया। तब इसके फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आएगा पूर्व की अपेक्षा। अर्थात ये जब एक दर्पण था तो इसकी फोकस दूरी f है और इसको 2 बराबर भागों में हमने बांट दिया, अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। मान लो ऐसा प्रश्न आता है तो हम इसको कैसे समझेंगे या कैसे लिखेंगे। जब दर्पण पूर्ण है, जब दर्पण पूर्ण था तो उसका वक्रता केंद्र ये C है, इस C जगह पर है। और जब हमने इसको 2 भागों में बांट दिया इस तरीके से, तो इसकी वक्रता की प्रकृति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना वक्र है उतना तो है ही, तो जितना वो वक्र है तो उसके हिसाब से उसका वक्रता केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
जब वक्र इस तरीके से है, वक्र ऐसा होता, वक्र को बिल्कुल इस तरीके से करते हैं, ये वक्रता की प्रकृति में परिवर्तन कहलाता है। इसको यदि मैं कितने भी छोटे टुकड़े में बांटूंगा, इसकी वक्रता की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात इसके घुमावदार की प्रकृति में। तो जब इसके घुमाव प्रकृति में या वक्रता की प्रकृति में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो इसके वक्रता केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब वक्रता केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यहां से वक्रता त्रिज्या की दूरी लो, चाहे इस बिंदु से इस के लिए वक्रता त्रिज्या की दूरी लो, दोनों स्थिति में वक्रता त्रिज्या r होगी। तो इस सेक्शन के लिए फोकस दूरी का मान निकालोगे तो भी वो r/2 होगा, इस सेक्शन के लिए फोकस दूरी निकालेंगे वो भी हमारे पास r/2 होगा। और ये दोनों मान न्यूमेरिकली या सांख्यिकी रूप से बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि f दोनों स्थिति में बराबर रहेगा। कब? जब किसी दर्पण को हम क्षैतिजता दो भागों में विभाजित करते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये ऑप्टिक्स का चैप्टर या प्रकाशिकी जो हमारे पीएससी मेंस का सिलेबस था वो आज कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम स्थिर विद्युत और धारा विद्युत के ऊपर चर्चा करेंगे। सिलेबस में जो नए पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, पीएन संधि डायोड है, इन टॉपिक्स को हम बिल्कुल लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि उनको समझने के लिए हमें अभी विद्युत को समझना आवश्यक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाशिकी और विद्युत दोनों को मिला हुआ रूप है, दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए हम विद्युत को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जाएंगे। मगर मैं अपने सभी जो छात्र हैं उनको यह बताना चाहूँगा कि आप अपने पास इस चैप्टर के पढ़ने के लिए, चाहे विद्युत वाला चैप्टर हो उसको पढ़ने के लिए, आप अपने हाथ में 10वीं कक्षा का जो टेक्स्ट बुक है अपने हाथ में अवश्य रखें। मेंस में जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न की प्रकृति 10वीं कक्षा से बाहर की नहीं है। जो भी उत्तर लिखना है आपको, जो भी शब्दावली का प्रयोग करना है, बेहतर होगा कि आप टेक्स्ट बुक में जिस शब्दावली का प्रयोग होता है आप उसी शब्दावली का प्रयोग करें। वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक मानक है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी कोई 10वीं कक्षा की जो विज्ञान की पुस्तक है, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, आप अपने मीडियम के अनुसार उस पुस्तक को अपने हाथ में रखें। वीडियो को देखने के पश्चात आप एक बार बुक से भी उसको रीड आउट करें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी आप बनाते हुए चले, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा इसके लिए। एवं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने के पश्चात आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।